हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का फेसबुक यूनियन वेस्ट चंपारण लाइव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में सोशल इंस्टीट्यूशन यूनिट 3 देख रहे हैं। आप सभी को पता ही है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जान लिया है कि फैमिली, किनशिप और मैरिज ये भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप सब यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं आर्थिक संस्थाएं, तो आज हम लोग आर्थिक संस्था के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम सभी को पता ही है कि समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं या घटनाएं होती हैं, वो सभी चाहे वह किसी भी तरह की घटनाएं या क्रियाएं हो, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर आर्थिक हो, वो सभी समाज से प्रभावित होती हैं। तो इसको हम लोग आज देखेंगे कि आर्थिक क्रियाएं किस तरीके से समाज से प्रभावित होती है, या समाज को आर्थिक क्रियाएं किस तरीके से प्रभावित करती हैं, या आर्थिक क्रियाएं किस तरीके से एक संस्था है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संस्था क्या है। ऐसे संस्था का परिभाषा आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया गया था कि संस्था क्या है। संस्था का तात्पर्य नियमों और कार्य प्रणालियों की विधियों से होता है, जो कि कोई भी संस्था एक निश्चित नियम और कार्य प्रणाली के आधार पर चलती है व्यवस्थित तरीके से, और यह संस्था किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, वह समाज से भी संबंधित हो सकती है। जैसे कि फैमिली आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वह नियमों पर आधारित होता है, एक व्यवस्थित पद्धति पर आधारित होता है। मैरिज किस तरीके से नियमों पर आधारित होता है, या फिर किनशिप कैसे नियमों पर आधारित होता है, उसमें भी नियम है, मूल्य है, रीति रिवाज है, स्वेच्छाचारिता कहीं भी नहीं है, सभी में नियम है। वैसे ही जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे कि लेन देन हो गया, या हम जो सामान खरीदते हैं या जो हम बाज़ार में जाते हैं, उन सब का एक नियम होता है, सब नियमों पर चलते हैं। तो चूंकि वो सब नियमों पर चलते हैं, एक निश्चित कार्यविधि से प्रभावित होते हैं, इसलिए वो क्या है, संस्था है। तो ये तो संस्था का परिभाषा हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि आर्थिक संस्था किसे कहते हैं, तो आर्थिक संस्था का तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जब कोई भी आर्थिक क्रिया जब एक निश्चित नियम और कार्य प्रणालियों पर आधारित होकर के कार्य करती है, तो उसको हम आर्थिक संस्था कहते हैं। तो यह जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो क्या क्या हो सकती है। संपत्ति हो गया, संपत्ति का संचय हो गया, या फिर विनिमय प्रणाली हो गया, या फिर श्रम विभाजन हो गया, या फिर जो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रतियोगिता होता है, व्यवसाय किस तरीके से होता है। तो ये सब जो होता है सब नियमों पर आधारित होता है, एक निश्चित कार्यविधि होती है उसकी। तो इसलिए वो सभी आर्थिक क्या है, संस्थाएं हैं। और ये सब क्या होते हैं, समाज से प्रभावित होते हैं, समाज से अलग होकर के कोई भी क्रियाएं संचालित नहीं होती हैं, तो इसलिए वो आर्थिक संस्थाएं हैं। आर्थिक संस्था का महत्व हमारे आधुनिक समाज में बढ़ते चला गया है, क्योंकि जो हमारा आधुनिक समाज है वह एक जटिल समाज है, सरल समाज जैसा नहीं रह गया है। यह जो एक अलग से इसके महत्व को देखते हुए सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स एक शाखा की भी स्थापना हुई है, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र की एक शाखा है सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें कि समाज से संबंधित जो भी आर्थिक संस्थाएं होती हैं या आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसी से हम इसके महत्व को देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्थिक क्रियाएं समाज में महत्वपूर्ण होती हैं और वे समाज को प्रभावित करती हैं। इसके अलावे हम लोग इसको कोटेशन के माध्यम से देखते हैं, पहले थोड़ा सा समझते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ संस्था को देखिए। संस्था का परिभाषा हमने बताया ही, आप समझे ही होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे देखिए संस्था को कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि पक्षों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, यहाँ पे है। तो ये जो संस्था है, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपना महत्वपूर्ण योगदान समाज में करती है।
कि वह व्यक्ति के हर एक क्रियाओं को, चाहे वह सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, उन सभी पक्षों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। कौन? संस्था। ठीक है, अब आर्थिक संस्था हम लोग देखते हैं। आर्थिक संस्था जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले किंगले डेविस का कोटेशन देखेंगे। कोटेशन के माध्यम से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाता है और आंसर राइटिंग में भी ज़रूरत होती है कोटेशन की, तो इसलिए यहाँ कोटेशन के माध्यम से इसको हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर के डेविस ने किस तरीके से आर्थिक संस्थाओं को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी भी समाज में, चाहे वह आदिम समाज हो अथवा सभ्य समाज, सीमित वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करने वाले आधारभूत विचारों, आदर्शों, नियमों तथा स्थिति को ही हम आर्थिक संस्थाएं कहते हैं। यानी कि किसी भी समाज में, चाहे वह आदिम समाज हो, सभ्य समाज हो, उन सभी समाजों में आर्थिक क्रियाओं का जो वितरण होता है, नियमन होता है, उसी को क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। और इसमें जो होता है आदर्श और नियम वगैरह शामिल होते हैं, विचार शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावे प्रोफेसर जोन्स ने बताया है कि आर्थिक संस्थाएं विभिन्न परविधियों मतलब कि कार्य करने की जो विधियां होती हैं उसको परविधियां बोलते हैं। तो आर्थिक संस्थाएं विभिन्न परविधियों, विचारों तथा प्रथाओं की उस समग्रता को कहते हैं जो जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भौतिक पर्यावरण के अधिकतम उपयोग से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसको जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि भौतिक पर्यावरण के अधिकतम उपयोग से यह किस तरीके से संबंधित है। यानी कि आर्थिक क्रियाओं का जब हम नियमन करते हैं उसमें एक निश्चित कार्यविधि बना देते हैं ताकि कम से कम समय में और मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि मानव की आवश्यकताएं असीमित है, भोजन, कपड़ा, मकान ही बस अब नहीं रह गया, और भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। भोजन, कपड़ा, मकान ये सरल समाज की विशेषता है, लेकिन अभी के समाज में हमारी आवश्यकताएं असीमित हो गई है और उन असीमित आवश्यकताओं को कम से कम समय में हम किस तरीके से पूरा करें और उसको एक सामाजिक नियमों के अनुसार वैधानिक तरीके से उसको पूरा करें, इसके लिए ज़रूरी होता है आर्थिक क्रियाओं से आर्थिक संस्थाओं का जोड़ना। तब जाकर के वह समाजोनुकूल और व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप वो क्रियाएं संपादित हो पाती हैं। तो इस तरीके से प्रोफेसर जोन्स का जो ये कोटेशन है कि किस तरीके से आर्थिक संस्थाएं विभिन्न परविधियों, विचारों तथा प्रथाओं की उस समग्रता को कहते हैं जो जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भौतिक पर्यावरण के अधिकतम उपयोग से संबंधित है। हम सभी देख सकते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ खाने, कपड़ा और घर के अलावा कितनी सारी ज़रूरतें हैं। छात्र हैं तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को कॉपी, पेन, बैग वगैरह की ज़रूरत है। इसके अलावा आजकल तो लैपटॉप की भी ज़रूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़रूरतें हमारे जीवन में होती हैं, और इन सारी चीज़ों को क्या हमने सोचा है, क्या हम सभी इसको एक सीमित दायरे में रह करके पूरा कर सकते हैं? कुछ सीमित लोगों के माध्यम से इसको पूरा कर सकते हैं? नहीं पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा श्रम लगता है, पूंजी लगता है, और यह जो होता है एक व्यवस्थित पद्धति के माध्यम से वे सारे कार्य हो रहे होते हैं। जो औद्योगिक संस्थाएं स्थापित हैं उनमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके साथ भी किसी तरह का अन्याय न हो, या जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं वो वस्तुएं हमें सही क्वालिटी की मिले, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, ये भी ज़रूरी होता है। तो इन सारे चीज़ों का, और हम क्या कर रहे होते हैं, बस पैसा पे करके हम वस्तु खरीदते हैं और उसका उपभोग करते हैं, या उसका हम फ़ायदा उठाते हैं, हम उसको उपयोग में लाते हैं। लेकिन इसके पीछे तो बहुत सारा एक सिस्टम लगा हुआ है ना, एक तंत्र काम कर रहा है उसके पीछे, और वो सभी जो जिन विधियों से निर्धारित होती है या निश्चित होती है, या जिन विधियों के तहत कार्य कर रही होती है, उसी को आर्थिक संस्था कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मानव के जीवन में संपूर्ण जो आवश्यकताएं होती है उन सभी आवश्यकताओं को कम समय में और सीमित साधनों में
पूरा करने के नियमित और व्यवस्थित पद्धति को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक संस्थाएं कहते हैं। आर्थिक संस्थाओं का महत्व बहुत ही ज़्यादा है हमारे जीवन में। आर्थिक संस्थाएं जो है वह क्या करती हैं, ये सोसाइटी जो होता है, सबसे पहले तो यह देखिए, आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में भी ये चीज़ बताया गया था कि जो हमारा जो ये सोसाइटी होता है मानते हैं, और फैमिली में जब आप लोगों को बताया जा रहा था, सोशल इंस्टीट्यूशन में जब हम फैमिली पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि फैमिली केंद्र बिंदु में होता है। तो हम आज फैमिली की बात नहीं करेंगे, सोसाइटी की बात करते हैं। मानते हैं ये सोसाइटी है, और समाजशास्त्र का तो काम है पूरा का अध्ययन करना। सोशियोलॉजी का क्या काम है, ये पूरा का अध्ययन करता है, ये पूरा का अध्ययन करता है इस पूरे सोसाइटी का। लेकिन इसके अंदर आप सभी को पता है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल घटनाएं हो रही हैं, इकोनॉमिकल घटनाएं हो रही हैं, या फिर राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी या साइकोलॉजिकल किस तरीके से साइकोलॉजिकल घटनाएं हो रही है समाज में, और वो सभी क्या हो सबसे प्रभावित होता है क्या, सोसाइटी। और इस सोसाइटी में क्या होता है, इस सोसाइटी का अध्ययन कौन करता है, समाजशास्त्र करता है। तो आप सबके मन में ये अगर क्वेश्चन आए कि सोशियोलॉजी में इकोनॉमिक्स की बात क्यों हो रही है, तो इसलिए हो रही है, इसको समझाने के लिए इसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इकोनॉमिक्स या पॉलिटी या फिर हिस्ट्री या फिर साइकोलॉजी वगैरह कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं है जो कि सोसाइटी से अछूती है। सभी सोसाइटी को प्रभावित कर रही है और सोसाइटी से प्रभावित हो रही है। तो इसलिए इस सब का अध्ययन सोशियोलॉजी में उसके जो कुछ सामान्य पक्ष है, सभी नहीं, जो सामान्य पक्ष है, विशेष नहीं, सामान्य पक्षों का अध्ययन सोशियोलॉजी में करना जरूरी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से एक जो सोसाइटी होता है वह क्या करता है, आर्थिक संस्थाओं को प्रभावित करता है। और आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं किसको प्रभावित करती है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है, सोसाइटी जो होता है वह किसको प्रभावित करता है, सोसाइटी संस्थाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, समाज क्या प्रभावित करता है, आर्थिक संस्था को प्रभावित करता है। आर्थिक संस्था को प्रभावित करता है, और आर्थिक संस्था किसको प्रभावित करती है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है, तो अब आप यह समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के कुछ सामान्य पक्षों का, जैसे कि संस्थाएं हैं, उसका अध्ययन सोशियोलॉजी में क्यों आवश्यक है। यूनिट 2 में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के ही सेकेंड चैप्टर में हमने यह देख लिया था कि सोशियोलॉजी का अदर सोशल साइंस से भी किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो ये कोई नई बात नहीं होनी चाहिए आप सबों के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बता दिया गया है कि सोशियोलॉजी का अदर सोशल साइंस से भी रिलेशन है। तो वही यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो किस तरीके से समाज आर्थिक संस्था को और फिर अर्थव्यवस्था को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके महत्व को हम इससे भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने क्या किया है, अर्थव्यवस्था के कुछ मुख्य पक्षों को जिससे कि समाज विशेष रूप से प्रभावित होता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। जैसे कि हम दुर्खीम को ले लें, दुर्खीम जो कि फर्स्ट यूनिट में आप लोग को बताया गया था कि फ्रांस में समाजशास्त्र के पहले अध्यापक थे दुर्खीम, इनका पूरा नाम इमानुएल दुर्खीम है। तो इन्होंने भी आर्थिक संस्था के अध्ययन का महत्व बताया है कि किस तरीके से जो है समाज से आर्थिक संस्थाएं प्रभावित होती हैं, या
श्रम विभाजन, जो विशेष करके समाज में जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो श्रम विभाजन होता है, श्रम विभाजन मतलब कार्यों का विभाजन, तो जो होता है कार्य विभाजन, वह किस तरीके से महत्वपूर्ण है एक समाज के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए, इस पर उन्होंने दुर्खिम ने भी क्या किया है, प्रकाश डाला है। दुर्खिम ने बताया है कि श्रम विभाजन की समाजशास्त्रीय व्यवस्था जो है वह किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करती है, उसको उन्होंने बताया है। इसके अलावा हॉबहाउस ने संपत्ति के बारे में, हॉबहाउस एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने संपत्ति पर प्रकाश डाला है कि संपत्ति किस तरीके से सामाजिक मूल्यों, रीति रिवाजों वगैरह से प्रभावित होती है। आजकल तो एक कानून से संचालित हो रही है, नियंत्रित हो रही है, लेकिन जब हमारा समाज जटिल नहीं था, सरल था, तो यह ज़्यादातर पूर्ण रूप से यह नियमों, रीति रिवाजों, मूल्यों, परंपराओं पर यह आधारित था। इसके अलावा लोबी हैं और हर्शकोविटस हैं, इन्होंने बताया कि आदिम अर्थव्यवस्था पर इन्होंने प्रकाश डाला है कि आदिम समाज में किस तरीके का अर्थव्यवस्था होता है। तो इस तरीके से हम अर्थव्यवस्था के अध्ययन को, समाजशास्त्र में महत्व को समझ सकते हैं, या आर्थिक संस्था के का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों के माइंड में कि आर्थिक संस्थाएं किसे कहते हैं। कोटेशन के माध्यम से भी हमने इसको देख लिया, और फिर जो समाजशास्त्री दुर्खिम या हॉबहाउस या लोवी, हर्शकोविटस वगैरह, उन्होंने किस तरीके से इस पर प्रकाश डाला है, उसको भी देख करके हमने इसको समझ लिया है। अब इसको हम लोग देखते हैं पॉइंट के माध्यम से आर्थिक संस्था के बारे में कि आर्थिक संस्था क्या क्या होती है और वह कैसे काम कर रही होती है। ठीक है, यहाँ जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि प्रमुख आर्थिक संस्थाएं, जिसमें सबसे पहला है संपत्ति। ठीक है, तो आप सबके मन, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि संपत्ति किसको कहते हैं, जिस पर हमारा स्वामित्व होता है, मतलब अधिकार होता है, वही हमारा क्या होता है, संपत्ति होता है। अब वह हमारा अपना घर, ज़मीन, हमारे पास जो हम पैसे एकत्रित करके रखे हुए होते हैं, चाहे वो हमारे पास हो या बैंक बैलेंस हो, या हमारे छात्रों के पास, आप सभी के पास जो आपके पास कॉपी है, पेन है, वो सब क्या है, आपकी संपत्ति है। लेकिन ठीक आपके बगल में अगर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसके पास कॉपी पेन है और कुछ समय के लिए आप उसको ले लेते हैं उपयोग के लिए, तो क्या वह आपकी संपत्ति हो जाती है? नहीं होती है। उस पर पूर्णतः स्वामित्व होना जरूरी होता है, अधिकार होना जरूरी होता है, तब वह आपकी क्या है, संपत्ति होती है। तो क्या आप किसी की भी कॉपी पेन को लेकर के आप उस पर अधिकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप इसी से सोच सकते हैं, आप बहुत दूर उदाहरण देखने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने जीवन में ही देख सकते हैं। आप सबके लिए ही छात्र हैं, तो इसलिए आप अपने कॉपी पेन से ही समझ सकते हैं। क्या किसी भी छात्र के कॉपी पेन पर आप अधिकार जमा करके आप उसको अपनी संपत्ति बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं ना। तो क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि उसका एक नियम है, वह क्या हो जाएगा, सामाजिक दृष्टिकोण से भी वह गलत हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा, और लीगली भी देखें तो वह क्या हो जाएगा, गैरकानूनी हो जाएगा, आपराधिक माना जाएगा वह। या तो आप बल प्रयोग करके लेते हैं तो फिर वह भी गलत है, और अगर आप चोरी करते हैं तो वह भी गलत है। तो इससे आप समझ सकते हैं, ये एक छोटा सा उदाहरण है। समाज में जितने भी संपत्ति का संचय है, जो भी हम देख रहे हैं, हम निकलते हैं बाहर तो देखते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े दुकान, मॉल, बाज़ार में बहुत सारे खाने वाली चीज़ें, दुकानें, बहुत सारे चीज़ भरे हुए हैं। लेकिन हम किसका उपभोग कर सकते हैं, किसको ले सकते हैं? जिसके लिए हमारे पास हैसियत है, जितनी हमारे पास मुद्रा है। आज की अगर बात करें तो अब फिर हम लोग बाद में बात करेंगे कि आदिम समाज में किस तरह वस्तु विनिमय की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। अभी फिलहाल हम अभी के समाज को ही देखते हैं। तो हम किसको ले सकते हैं, किसको खरीद सकते हैं? हम अपनी हैसियत के हिसाब से ही उपभोग कर सकते हैं। हमारे पास जो पैसा होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति अगर बीमार ही है तो वह इलाज कराएगा तो कैसे कराएगा? वह अपने हैसियत के हिसाब से कराएगा। वह कहाँ जा सकता है, उसके पास कितनी पैसा है, बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, छोटे हॉस्पिटल में जाएगा।
तो वह उसके पैसे पे डिपेंड करता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि संपत्ति कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और संपत्ति हम किसी भी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं कर सकते हैं। संपत्ति वही होती है जिस पर हमारा अधिकार होता है, पूर्ण स्वामित्व होता है। ठीक है, तो यह जो संपत्ति है, जैसे कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे संपत्ति है, तो इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसको जान ले, थोड़ा सा इसका तथ्यात्मक जान ले। आप सबको बताया गया था सोशल कंट्रोल चैप्टर में कि हमारा जो मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसी में एक अनुच्छेद है 31, 12 से 35 के अंदर ही आ रहा है 31 अनुच्छेद। तो 31 में पहले संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। संपत्ति का अधिकार पहले हमारे लिए मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, पहले किस अनुच्छेद में था? 31 में था, ठीक है, लेकिन इसको बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में क्या किया गया? इसको अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। किस रूप में? एक विधिक अधिकार के रूप में। अब यह हमारे लिए क्या है? एक विधिक अधिकार है, ठीक है, वैधानिक अधिकार है हमारे लिए यह। अब यह हमारे लिए मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। इसके अलावा देखिए, संपत्ति मृत भी होता है, अमृत भी होता है। अब आप सोचेंगे कि मृत क्या होता है, अमृत क्या होता है? मृत और अमृत समाज चैप्टर में भी यह हो चुका था कि जिसको जो टचेबल होता है, जिसको हम देख सकते हैं, वह मृत होता है, और जो एक विश्वास के रूप में होता है, जो हमारे अंदर अंतर्निहित होता है एक विश्वास के रूप में, वह हमारे लिए अमृत होता है। तो ये जो संपत्ति भी है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंपनी के पास जो भी पूंजी है वह उसका मृत संपत्ति होता है, और जो उसका जो गुडविल है, यानी कि उसकी जो एक अच्छी साख है औद्योगिक समाज में, उसकी एक अच्छी साख है कि वह क्या है, उससे अगर हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो वह सफल होगा, डूबेगा नहीं, या फिर वहाँ पैसा डूबने की संभावना नहीं है। इस आधार पर जिसकी पहचान अच्छी बन जाती है, तो उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं। तो यह होती है क्या? अमृत संपत्ति, यानी कि जो अपना एक अच्छा छवि आदमी बना लेता है, एक अच्छी साख बना लेता है, और उस आधार पर कभी अगर ख़राब कंडीशन भी रहा तो भी लोग जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं उनसे व्यवसाय करना, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि यहाँ हमारा पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से संपत्ति जो होता है वह क्या होता है? मृत भी होता है और अमृत भी होता है। ठीक है, तो मृत और अमृत आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा देखिए, इसमें जो है संपत्ति जो भी है आपके पास, वैधानिक रूप से उस पर मान्यता प्राप्त होना चाहिए, चाहे वह कानूनी रूप से हो या समाज के द्वारा हो। कोई भी संपत्ति आपकी संपत्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा इसमें जो होता है विनिमय मूल्य जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है, कि जिस भी वस्तु का हम लेन देन कर रहे हैं उसका जो मूल्य है वह क्या है, यह महत्वपूर्ण होता है संपत्ति में। तो चूँकि आपने देखा कि जो भी हमारे पास कॉपी पेन है, घर है, ज़मीन है, उस सब नियम पर आधारित है। हमारे पास ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स है, घर का अपना लीगली प्रूफ है, समाज के भी लोग जानते हैं कि हाँ ये आपका घर है, या आपके पास जो कॉपी पेन है वह आपका है, या भी आपकी राइटिंग से समझी जा सकती है। आपका नाम भी लिखा होता है, नाम भी नहीं लिखा होगा तो राइटिंग से समझी जा सकती है। तो उसको भी प्रूफ करने का तरीका है कि वह आपका है कि नहीं है, लीगल है या नहीं है। तो इस तरीके से संपत्ति क्या है? नियमों पर आधारित है, नियमों पर चल रही है, तो इसलिए यह क्या है? संस्था है। और अगर ये इसमें स्वेच्छाचारिता आ जाए, चोरी करने की छूट मिल जाए, अगर नियम ना हो इसमें, अगर यह संस्था पे काम ना करे संपत्ति, तो क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं। क्या आपके पास जो संपत्ति है वो आपके पास रह सकती है? नहीं रह सकती है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे वो क्या करेंगे? उसको छीन लेंगे आपसे। और इस तरीके से कोई भी व्यक्ति समाज में सुरक्षित
नहीं रह सकता है, उसकी संपत्ति का उसका खुद का स्वामित्व नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया संपत्ति। उसके बाद हम लोग देखते हैं श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन हम लोग देखते हैं। श्रम विभाजन, इसको साधारण अर्थों में आप कार्य विभाजन से भी समझ सकते हैं। ये जो कार्य विभाजन है यह सभी समाजों में एक समान नहीं रहा है। ठीक है, सभी समाजों में यह एक समान नहीं रहा है। जो हम समाज को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का जब हम चरण देखेंगे तो देखेंगे कि आदिम समाज में या कृषक समाज में या फिर औद्योगिक समाज में किस तरीके से श्रम विभाजन रहा है, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि हम लोग आदिम समाज में देखते हैं अगर कार्य विभाजन, तो उस समय कार्यों का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था, बस लिंग पर और उम्र पर आधारित था। यह फिक्स था कि महिलाएं क्या करेंगी, कुछ उनके लिए फिक्स काम था कि हाँ वो घर का काम देखेंगी, और पुरुष क्या करेंगे, बाहर जाएंगे और जंगलों से कंदमूल या जो भी जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो एकत्रित करके लाएंगे। आदिम समाज में इस तरह की व्यवस्था थी। तो ये लिंग पर आधारित था और उम्र पर आधारित था। बड़े लोग कार्यों को करते थे, बच्चे नहीं करते थे। तो इस तरीके से आदिम समाज में था। कृषक समाज में आते आते जो था वह थोड़ा सा इसका रूप परिवर्तित हुआ और उसमें कार्यों का विभाजन थोड़ा बहुत देखने को मिलने लगा। उसमें संयुक्त परिवार की प्रधानता बढ़ी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी कृषि कार्य में। ठीक है, उसके बाद इसमें जो क्या हुआ श्रम विभाजन में कि कृषक समाज में संयुक्त परिवार की प्रधानता बढ़ी, परिवार के मुखिया का महत्व बढ़ा और महिलाएं जो थी वही घर का काम करती थी, पुरुष बाहर का काम करते थे। कार्यों में थोड़ी सी जटिलता आनी शुरू हो गई और लोग उस समय समझने लगे कि हाँ किस तरीके से अन्न का उत्पादन करना है या हमारे जीवन निर्वाह के लिए किस तरीके से ज़रूरी है। या उन्होंने उस समय थोड़ा सा उसके मुद्रा को भी समझा। आदिम समाज में जाए तो उस समय में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु की अदला बदली की जाती थी, मुद्रा का प्रचलन उस समय नहीं था। तो कृषक समाज में भी कोई मतलब ज़्यादा जटिल श्रम विभाजन या विशेषीकरण नहीं था। ठीक है, लेकिन औद्योगिक समाज में आते आते तीसरा चरण जो है हमारे समाज का औद्योगिक समाज, उसमें हम श्रम विभाजन के रूप को देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से उस समय कार्यों का स्पष्ट विभाजन होने लगा। औद्योगिक संस्थान में उन्हीं व्यक्तियों को काम मिलना शुरू हुआ जो कि क्या थे, कुशल थे या उस कार्य का उन्होंने विशेष प्रशिक्षण लिया हुआ हो, ट्रेनिंग उन्होंने लिया हुआ हो, तो उनको वैसे कार्यों को दिया जाने लगा औद्योगिक संस्थानों में। और इसमें मुद्रा का प्रचलन पूर्णतः जो बाजार था वह या अर्थव्यवस्था थी वह मुद्रा पर आधारित हो गई। ठीक है, लाभ की प्रवृत्ति बढ़ी लोगों में और लोग अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करने लगे। व्यक्तियों में भी यह होड़ सा हो गया कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आमदनी करें। इसके लिए हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित हो, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग ले, अच्छे से अच्छे काम करें। जैसे आप सभी छात्र हैं, आप सबके मन में एक गोल होगा कि हाँ हमको इंटर के बाद क्या करना है या अपने लाइफ में क्या करना है। आपने माइंड सेटअप तो अभी तक कर ही लिया होगा कि हाँ क्या करना है हमें अपने लाइफ में। तो वो हम क्यों करते हैं, एक तो वो मानसिक संतुष्टि तो देता ही है हमें, आर्थिक रूप से हमें स्वतंत्र बनाता है, लेकिन इसके आर्थिक रूप से बोल रहे हैं सॉरी, समाज में तो वो हमें बनाता ही है, सम्मानित करता ही है, लेकिन इसके अलावा उससे हमें अर्थ की तो प्राप्ति होती है ना। उससे हम क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं अच्छे से। तो इसलिए अभी देखिए बच्चों में तक यह प्रवृत्ति आ गई है कि शुरू से ही उनका माइंड सेटअप हो जा रहा है कि हाँ उनको क्या करना है। ज़्यादातर लोग वैसे कामों को ही देखते हैं जो जिसमें कि अर्निंग ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न हो, तो ऐसे चीज़ों को लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो श्रम विभाजन है यह भी एक महत्वपूर्ण संस्था है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और
यह जो है यह अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है। जैसे कि आदिम समाज में जो श्रम विभाजन था स्पष्ट नहीं था, तो देख सकते हैं उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, सरल थी। कृषक समाज में आते आते थोड़ी सी उससे क्या हुआ, थोड़ा सा जटिल हुआ और लोगों ने श्रम के महत्व को समझा, संयुक्त परिवार के महत्व का प्रचलन बढ़ा, मुखिया को विशेष महत्व दिया जाने लगा और इसमें थोड़ा सा कार्यों का विभाजन होने लगा, भूमि वगैरह पर लोगों का अधिकार होने लगा। तो इसमें कार्यों का थोड़ा सा विभाजन हमें देखने को मिलता है। औद्योगिक समाज में आते आते यह पूर्णतः जटिल हो गया और उस समय कार्यों का स्पष्ट विभाजन हमें देखने को मिलने लगा, श्रम विभाजन। और इसमें यह नियम निर्धारित हो गया, अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो कौन बनेगा, जिसने क्या किया हो, उसकी पढ़ाई किया हो उसने, ठीक है, MBBS जिसने किया हो, या एक जो टीचर है वह टीचर की क्वालिटी उसमें होगी तो वह टीचर बनेगा। ये या एक IAS है तो वह अगर उसने APSC पास किया है, उसमें वो क्वालिटी है तो वो IAS बनेगा। कोई भी व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता है, कोई भी व्यक्ति प्यून नहीं बन सकता है, उसमें उस चीज़ की क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ किस में आया, औद्योगिक समाज में आया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से श्रम विभाजन में ही कि इसके द्वारा यह ठीक भी है, क्योंकि इससे समाज में जो है वह क्या होता है, लोगों का व्यवहार जो होता है वो अनियंत्रित नहीं होता है। लोग यह पहले से अपना माइंड सेटअप करके रखते हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे तो ही हमें यह पद मिल सकता है, या इसी के माध्यम से हम ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक माइंड सेटअप होता है, तो इससे भी समाज क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो यह ठीक भी है श्रम विभाजन, हाँ, लेकिन यह समाज का जैसे जैसे बदलता हुआ रूप होता है वैसे वैसे यह भी बदलता है और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके अलावे हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि आदिम समाज में दुर्खीम ने यांत्रिक एकता की बात की है कि यांत्रिक एकता आंतरिक एकता और सावयवी एकता का बात किसने किया है, दुर्खीम ने किया है। इनकी एक पुस्तक है द डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी, इसी में इन्होंने द डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी में इन्होंने दो प्रकार के व्यवस्था को इन्होंने बताया, एक ये यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। यांत्रिक एकता जो है यह आदिम समाज में यह देखने को मिलता है, आदिम समाज में ठीक है। यांत्रिक एकता जो है दुर्खीम ने बताया कि जो एक फिक्स होता है कि एक निश्चित लिंग के जो पुरुष है वो बाहर जाएंगे, जीवन निर्वाह की सामग्री एकत्रित करके लाएंगे, और वो लोग ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर थे, जंगलों पर, और वो क्या करता है व्यक्ति, और महिलाएं जो है घर में काम करेंगी। तो यह करता क्या है, एक करता है यंत्र की तरह, उसमें व्यक्ति काम करता है कि जो फिक्स है कि आपको ये करना है वही वो कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह एक यांत्रिक एकता को प्रदर्शित करता है। किसने बताया, यह दुर्खीम ने बताया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। दुर्खीम ने बताया कि आदिम समाज में यांत्रिक एकता अस्पष्ट होती थी कार्यों के विभाजन को लेकर के, और औद्योगिक समाज में जो है वह सावयवी एकता स्पष्ट होती है। यानी कि इसमें जो होता है श्रम का विशेषीकरण होता है। व्यक्ति जिस फील्ड में प्रशिक्षित होता है उसी फील्ड में उसे क्या होता है, काम मिलता है। तो जो विशेषीकरण पे आधारित होता है उसको सावयवी एकता कहते हैं। तो ये इसको दुर्खीम ने बताया, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविदा, ठीक है।
संविदा देखते हैं। संविदा शब्द आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश शब्द तो जरूर समझते होंगे, ठीक है। इसको अनुबंध भी बोलते हैं, संविदा को अनुबंध भी बोलते हैं, संविदा बोले या अनुबंध बोले, और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि एक लेन देन की प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो होता है वह सेवा लेने वाला होता है, और एक व्यक्ति दूसरा पक्ष जो होता है वह सेवा देने वाला होता है। इसमें होता क्या है, यह जो होता है यह अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रवृत्ति की हो सकती है। जो अनुबंध होता है वह अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रवृत्ति की हो सकती है। इसमें जो सेवा लेने वाला व्यक्ति होता है या सेवा देने वाला व्यक्ति होता है, दोनों पक्ष में एक इस तरह का समझौता होता है जिसको वे तोड़ नहीं सकते हैं या दोनों उसके खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं। एक फिक्स निश्चित नियम पर आधारित जब व्यक्ति में यह समझौता हो, दो पक्षों के बीच में जब यह समझौता हो कि वह कार्य को करेंगे और उसके बदले उनको मनी अर्निंग होगी, कितना अर्निंग होगी वह भी फिक्स होता है। व्यक्ति कितने सालों तक सेवा देगा यह भी फिक्स होता है। तो यह अस्थाई भी होता है और अस्थाई भी होता है। कुछ संविदा ऐसे होते हैं जो कि कुछ ही समय के लिए होते हैं, कम समय के लिए, और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ संविदा ऐसे होते हैं जो कि अस्थाई होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। तो दो तरीके का होता है। तो यह जो होता है यह ज़्यादातर हम आर्थिक क्षेत्रों में देखें तो इस तरीके का व्यवस्था हमें देखने को मिलेगा। जैसे एक दैनिक मजदूर को हम लाते हैं तो यह फिक्स करके लाते हैं कि हाँ ये काम करना है और उसका आपको कितना पे करेंगे, आप उसको मनी कितना पे करेंगे, फिक्स होता है। तो ये तो एक दैनिक मजदूरी की बात हो गई। इसके अलावा हम बहुत सारे शब्दों को सुनते हैं, कुछ काम हम ठेके पर देते हैं, या अगर हमने कुछ औद्योगिक संस्थान स्थापित किया है तो उसमें हम जो लेबर लेंगे उनको हम किस नियम पर लेंगे वह भी फिक्स होता है। और कोई भी स्वेच्छाचारी नहीं होता है, सबको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। गवर्नमेंट का एक निश्चित जो रूल रेगुलेशन होता है सब पे लागू होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से संविदा तो समझ गए होंगे कि संविदा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष सेवा देने वाला होता है और एक पक्ष सेवा लेने वाला होता है। यह अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रवृत्ति की होती है। और इसमें व्यक्ति जो होता है वह क्या करता है, उससे मुंह नहीं मोड़ सकता है। दोनों पक्ष में से कोई भी उससे मुंह नहीं मोड़ सकता है, उनको उसका पालन करना होता है, उस समझौते को मानना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाजार को देखते हैं। बाजार जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, चौथा पॉइंट मार्केट। तो आप सब सोचेंगे कि अरे बाजार क्या है या बाजार में क्या जानने वाली बात है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि आप अगर किसी भी दुकान पे जाते हैं, बाज़ार में जो भी दुकानें वगैरह लगी हुई होती हैं, आप जाते हैं तो क्या कोई भी दुकान वाला आपसे मनमाना पैसा वसूल कर सकता है किसी सामान के लिए? नहीं कर सकता है ना। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वह एक संस्था है, वह नियम से संचालित हो रहा है, उस पर नियम लागू है, इसलिए वह आपसे मनमानी नहीं कर सकता है। तो इसलिए चूँकि बाजार भी एक आर्थिक संस्था है और इसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। बाजार में कई तरीके के बाजार होते हैं। जैसे जैसे समाज जो है बदलता गया है, वैसे वैसे बाजार का रूप भी परिवर्तित हुआ है। पहले जो था वह बाजार जो था वह ज़्यादा जटिल नहीं था, स्थानीय बाजार हुआ करते थे, छोटे मोटे हाट वगैरह लगते थे, वहाँ से बस लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय कर लेते थे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को अदला बदली वे लोग कर लेते थे। इसके बाद देखिए इसी में कई बाजार और भी आए। जैसे कि हम अगर अपने आसपास देखें तो कुछ थोक विक्रेता देखेंगे, कुछ फुटकर विक्रेता देखेंगे, या फिर हम और जाएंगे इससे ज़्यादा तो हम देखते हैं कि साप्ताहिक बाज़ार भी कुछ जगहों पर लगते हैं या फिर मासिक बाज़ार भी लगते हैं। इस तरह का भी बाज़ार का स्वरूप समाज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बाज़ार के इस तरीके से समाज जिस समाज में जिन जिन क्षेत्रों में जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था है उसी हिसाब से वहाँ का बाज़ार का रूप भी है। लेकिन वहाँ की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उस पर रूल्स और रेगुलेशन काम कर रहे होते हैं।
तो इसलिए वह संस्था है। इसके अलावा हम देखें तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि बाजार के अगर रूप को हम स्पष्ट करें औद्योगिक समाज में तो दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण बाजार और एक अपूर्ण बाजार। तो पूर्ण बाजार जो होता है पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार में देखिए वैसे बाजार को हम पूर्ण बाजार कहते हैं जहाँ पर कि एक स्पष्ट निश्चित नियम के आधार पर वह बाजार काम कर रहा हो। जो भी वहाँ उत्पादन हो रहा है या जो विक्रय हो रहा है उस पर किसी एक व्यक्ति का या किसी पूंजीपति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि पूरी तरीक़ा से या नियमों पर आधारित होता है। वहाँ सभी व्यक्ति उत्पादन कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बाजार में ला करके नियमों के तहत उसको विक्रय कर सकते हैं। और वहाँ खरीदार भी कोई एक व्यक्ति नहीं होगा कि हाँ कोई एक आके खरीद ले, नहीं, वहाँ जिनको मन है वो जा करके उस वस्तु को खरीद सकते हैं। तो इस तरह की जहाँ पर निश्चित नियम पर जो व्यवस्था हो और स्वतंत्रता हो तो उसको हम लोग पूर्ण बाजार कहते हैं। लेकिन अपूर्ण बाजार में कुछ समाजों में ऐसे भी बाजार हैं जहाँ पर जो होता है उत्पादन और विक्रय दोनों पर किसी विशेष व्यक्ति का या पूंजीपति का अधिकार होता है, जो कि समाज के लिए वह कल्याणकारी नहीं होता है। इसका यह ज़्यादा समाजों में इसका रूप देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ जगहों पे है। तो वहाँ पे होता क्या है कि जो उत्पादन होगा उस पर भी किसी एक निश्चित पूंजीपति का अधिकार होगा और जो खरीदार होगा, जो क्रेता होगा, वह भी क्या करेगा, उसका वह भी निश्चित होता है। क्रेता या विक्रेता जब दोनों में से किसी कोई जिसको एकाधिकार प्राप्त हो उसी को अपूर्ण बाजार कहते हैं। या जनता के लिए कल्याणकारी नहीं होता है या निश्चित नियमों पर कार्य नहीं कर रहा होता है या स्वेच्छाचारिता देखने को मिलती है। तो हमारे लिए हमारे समाज में देखा जाए तो हम पूर्ण बाजार का रूप देखते हैं क्योंकि यह नियम पे कार्य कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम विनिमय प्रणाली देखते हैं। विनिमय प्रणाली हम देखते हैं। विनिमय प्रणाली एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, विनिमय शब्द आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, एक्सचेंज तो आप लोग रोज बोलते होंगे। तो इसमें होता क्या है, इसका भी जो रूप है वह बदलते हुए समाज में परिवर्तित होता रहा है। जैसे आदिम समाज की हम बात कर रहे हैं तो आदिम समाज में वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वह क्या थी, प्रचलित थी। वस्तु का विनिमय होता था। ठीक है, इसमें जो था लेन देन जो होता था वह वस्तु के माध्यम से हो जाता था। कुछ व्यक्ति जो थे जो अनाज उत्पादित कर रहे होते थे या जो भी जीवन निर्वाह का उनके पास साधन था, अगर उनके उपयोग से ज़्यादा था और जो वस्तु उनके पास नहीं था तो उसको दूसरे व्यक्ति से वे लोग क्या करते थे, अदला बदली कर लेते थे। उस सामान का मूल्य निर्धारित नहीं था। आज क्या है, मूल्य निर्धारित है। सोना और चांदी में देखें, गोल्ड और सिल्वर में तो उसका मूल्य निर्धारित है ना। गोल्ड क्या है, महंगा है ज़्यादा, जबकि सिल्वर क्या है, उससे सस्ता है। लेकिन उस समय इस तरह की बात नहीं थी। सस्ता महंगा जैसा कुछ निर्धारित नहीं था, मूल्य निर्धारित नहीं था। महंगी से महंगी वस्तुओं को लोग सस्ती से सस्ती वस्तुओं से क्या करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। आदिम समाज में, कृषक समाज में भी आते आते थोड़ा सा मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। उस समय लोग वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते थे, अनाज से अनाज की अदला बदली कर लेते थे। साथ ही साथ मुद्रा से भी मुद्रा का भी उपयोग होने लगा बाजार में। तो मिक्स व्यवस्था उस समय देखने को मिला कृषक समाज में। ठीक है, जबकि औद्योगिक समाज में आते आते पूरी तरीके से जो भी आर्थिक क्रियाएं थी वह मुद्रा पे आधारित हो गई। इसमें मुद्रा का क्या हो गया, प्रचलन बढ़ गया। तो इस तरीके से जो ये विनिमय प्रणाली है, विनिमय प्रणाली अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो विनिमय प्रणाली का तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसके अंतर्गत समाज के अंतर्गत जो उस समय अर्थव्यवस्था कार्य कर रही होती है उसके आधार पे या तो वस्तु से वस्तु का या फिर मुद्रा के माध्यम से जो लेन देन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें तो प्रतियोगिता हम लोग देखते हैं। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे आप लोग प्रतियोगिता देख रहे हैं, कंपटीशन, इसका तो महत्व आप लोग समझ ही रहे होंगे। एक छात्र जीवन में भी इसका कितना महत्व है। एक छात्र को दूसरे छात्र से आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है। तो हम यहाँ शैक्षिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिकल यहाँ बात हो रहा है, इकोनॉमी की बात हो रही है, आर्थिक व्यवस्था की बात हो रही है। तो हम यहाँ उसी से रिलेटेड यहाँ करके इसको देखेंगे कि प्रतियोगिता क्या है। प्रतियोगिता भी एक आर्थिक संस्था है, और यह आर्थिक संस्था इसलिए है क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए एक निश्चित नियम के तहत जो अपनी कुशलता में वृद्धि करता है, योग्यता में वृद्धि करता है, प्रशिक्षण में वृद्धि करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण लेता है, और उस आधार पर उसे अच्छा से अच्छा काम मिलता है, और उसके आधार पर उसको जो मनी अर्न होती है, जो पैसा प्राप्त होता है, तो वह क्या होता है, वैधानिक होता है। और यह कैसे हो पाता है, उसको ज़्यादा या कम पैसा कैसे मिलता है, प्रतियोगिता के आधार पर मिलता है। अगर उसके मन में प्रतियोगिता ना हो, अरे बस खा लेना है, रह लेना है, बस ज़रूरत की कुछ जो 4 चीज़ें आ गई, ज़्यादा सुख सुविधा चाहिए नहीं, तो फिर उसके मन में जब तक प्रतियोगिता आएगी नहीं तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा वह अर्न नहीं कर पाएगा, जो भी सुख सुविधाएँ हैं सभी चीज़ों का उपभोग नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया प्रतियोगिता। प्रतियोगिता किस तरीके से आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता होती है, या फिर नियमों पर आधारित होती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पूंजीपति दूसरे पूंजीपति से पूंजी छीन करके वह ज़्यादा पूंजी संचय कर ले, या कोई एक श्रमिक पूंजीपति से पूंजी छीन करके वह क्या करे, पूंजीपति बन जाए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो भी होता है प्रतियोगिता के आधार पर होता है, पारदर्शी तरीके से होता है, एक निश्चित नियमों के तहत होता है, और इसमें कुशलता पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक है। किसमें, प्रतियोगिता में कुशलता को बढ़ाने की जो प्रवृत्ति होती है वह चलते रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रतियोगिता, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो आधुनिक व्यवसाय है, ठीक है। आधुनिक व्यवसाय है यहाँ पे, इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से व्यवसाय का अगर हम रूप देखें तो आप अगर अपने दादा दादी से या नाना नानी से या जो भी पूर्वज हैं हमारे घर में, अगर उनसे बात करें तो पता चलेगा कि व्यवसाय किस तरीके से परिवर्तित होता रहा है। व्यवसाय का जो रूप है वह जो आज है वह पहले नहीं था ऐसा। पहले कई तरह की व्यवस्थाएं थी, पुरोहित थे, जजमानी प्रथा था, या लोग जो थे थोड़े से वस्तु पे या कुछ भी ज़रूरत की जो सामान थे उस पर वो क्या करते थे, अपनी सेवा प्रदान कर देते थे। जबकि आज क्या है, इसका स्वरूप चेंज हुआ है। आज हम जो भी करते हैं मुद्रा के लिए करते हैं, और वह कुशलता पर आधारित होता है। तो जो व्यवसाय है उसका भी रूप परिवर्तित हुआ है। अब आदिम समाज से हम आगे बढ़ के देखें तो कृषक समाज में कृषि पर बल दिया गया, भूमि के स्वामित्व पर बल दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी में जमींदारी प्रथा, सामंतवादी व्यवस्था भी हमारे सामने आई, देखने को मिली हमें। उसके बाद हम देखें तो जब औद्योगिक समाज में आते हैं तो उस समय अभी जो हम देख रहे हैं अभी हमारा औद्योगिक समाज ही है, तो उसमें क्या हुआ, व्यवसाय का जो स्वरूप था वह बिल्कुल बदल गया। जजमानी प्रथा तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जजमानी प्रथा क्या है ये आप लोगों को नहीं पता होगा। तो इसमें भी 2 पक्ष होता है, एक जजमान होते हैं, एक यजमान होते हैं। पहले वही हम बता रहे थे कि अगर पूर्वज से हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि पहले जो था हमारे घर पे जो भी लेने की मतलब जिनके पास हैसियत हो, ठीक है, तो वे उन लोगों के लिए कुछ जजमान फिक्स होते थे, जैसे कि हजाम आते थे जिसको नाई भी बोलते हैं हम लोग, या पुरोहित, ये सारे लोग, या धोबी आते थे, कपड़ा ले जाते थे, धोते थे, नाई आते थे, आपका नाखून बाल वगैरह काटते थे, और उसके बदले मुद्रा देना कोई आवश्यक नहीं था। कुछ फटे पुराने कपड़े दे दिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दिए, बस हो गया। तो ये जो जजमानी प्रथा है जिसमें कि 2 पक्ष होते हैं, एक यजमान और जजमान। यजमान सेवा लेने वाला होता है और जजमान सेवा देने वाला होता है, जो कि आज हमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। क्या आज हम
किसी नाई के पास जा करके कुछ खाने पीने की चीज़ों को दे करके हम बाल कटवाना चाहें तो कटवा सकते हैं? नहीं कटवा सकते हैं। सबका एक फिक्स रेट हो गया है, सबका अब उसमें भी महिलाओं के लिए पार्लर हो गए जहाँ पे कि जिस तरीके का है स्टैंडर्ड है उस हिसाब से वहाँ पे पैसा फिक्स है। और मुद्रा का इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्व बढ़ा है और किस तरीके से मुद्रा पर सारी क्रियाएं आधारित हो गई है। इन सब से निकल करके एक चीज़ आता है काम, ठीक है। आर्थिक संस्थाओं को तो हमने देख लिया, इन सब में निकल करके एक वर्ड आया वर्क, ठीक है। तो यह फिजिक्स वाला काम नहीं है, बल्कि यहाँ अर्थशास्त्र के अंतर्गत काम की बात हो रही है, या समाज से जोड़ करके इसको हम देख सकते हैं। काम किसे कहते हैं, वर्क किसे कहते हैं? जब व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए और उस कार्य को से किसी उद्देश्य को पाने के लिए, जैसे कि पैसे की प्राप्ति हो गई, जब वह अपना मानसिक और शारीरिक बल लगाता है तो उसको क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं या काम कहते हैं। अब इसमें भी जो होता है पेड और नॉन पेड दोनों होता है, यानी कि एक ऐसा भी होता है जिससे मनी प्राप्त होती है और एक ऐसा भी होता है जिससे मनी प्राप्त नहीं होती है। जैसे हम बाहर में देख लें, जो भी काम करने बाहर जा रहे हैं तो उनको तो मनी अर्न हो रहा है, लेकिन जो घर में महिलाएं कार्य कर रही होती हैं जिसका कि कोई पैसा वगैरह फिक्स नहीं है, या हमारे कंट्री के जीडीपी में भी उसका कैलकुलेशन नहीं होता है, तो लेकिन उसको भी यहाँ जब हम समाजशास्त्र में आर्थिक संस्था पढ़ेंगे तो उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं कि वह भी क्या है? काम है। वो भी क्या कर रही है? काम है। हाँ, ये है कि वह नॉन पेड है, उसमें पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही है। जबकि वही जो बाहर काम कर रहे होते हैं एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, तो उनको निश्चित नियमों के तहत तो उनको पैसे की प्राप्ति होती है। तो यह दो तरीके का होता है, एक से तो पैसा प्राप्त होता है, दूसरे से पैसा प्राप्त नहीं होता है। पैसा प्राप्त न करने वाले में घरेलू काम होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ महिलाएं ही हो, कुछ पुरुष भी आजकल हेल्प तो करते ही हैं। तो वो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग वर्क भी समझ गए होंगे, ठीक है। आज इतना ही, बाकी का हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपना ख्याल रखें और छात्र जीवन के महत्व को समझें और उसका सदुपयोग करें। थैंक यू सो मच।